हेलो एवरीवन, नमस्कार। लुसेंट जीके का ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 पढ़ाएं। देखिए लुसेंट जीके का जाइएगा चैनल के प्ले स्टोर, वहाँ मिल जाएगा लुसेंट जीके। हर साल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, वहाँ देख सकते हैं लुसेंट जीके का। जी जो भी लुसेंट है, लुसेंट से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे के एनटीपीसी हो, रेलवे आपके ग्रुप डी हो, लोको पायलट हो, आपके ले लीजिए एसएससी हो, किसी भी सेंट्रल एग्जामिनेशन हो, किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, मैंने किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन अगर हो कंपटीशन का, हर चीज़ में स्टेट सेंट्रल में लुसेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर पार्ट बाय पार्ट आप क्वेश्चन का टॉपिक करवा देंगे। वीडियो बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अब वीडियो अच्छा लगे हमारा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इसे स्टार्ट करते, देखिए टॉपिक बताएंगे। देखिए तो आज पढ़ेंगे हम लोग मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे वीरभद्र। कौन थे? क्वेश्चन बनेगा, सबसे प्राचीन संस्थापक कौन थे मगध के? कहना होगा वीरभद्र था। इसकी राजधानी जो है देखिए गिरिब्रज आने की राजगीर थी। जरासंध वीरभद्र का पुत्र था। जरासंध जो किसका पुत्र था? तो बोलना होगा वीरभद्र का पुत्र था जरासंध। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा परदौत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, बिंबिसार ने वैश्विक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसन्नजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चललना से तथा मध्य प्रदेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। नेक्स्ट, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 693 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, अजातशत्रु का उपनाम देखिएगा कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कहना होगा कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार या तो वरस्कार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदायन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। नेक्स्ट, उदायन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। पूछ सकता है पाटलीग्राम की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा आपका उदायन। नेक्स्ट, उदायन भी जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट, हर्यक वंश का अंतिम राजा उदायन का पुत्र नागदशक था। देखिएगा हर्यक वंश का अंतिम पुत्र जो है आपका नागदशक था, राजा उदायन का पुत्र। नेक्स्ट है, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 12 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। पहले राजधानी था पाटलिपुत्र, हटाकर वैशाली कर दी थी। नेक्स्ट है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। नेक्स्ट पॉइंट, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी, याद रखिएगा शिशुनाग का अंतिम राजा नंदी वर्धन था। नेक्स्ट पॉइंट, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद को कहा, रखिएगा पूछ सकता परीक्षा में, नंद वंश संस्थापक किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद को कहा जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक आनंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया, हरा दिया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट के ऊपर पढ़ेंगे, देखिए सिकंदर के बारे में। देखिए सिकंदर है, सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम रखिएगा फिलिप था। पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदुनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई।
सिकंदर अरस्तू का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? कहना होगा अरस्तू का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया, स्टार्ट किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। पूछेगा सेनापति का नाम बताइए। सिकंदर का कहना होगा सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। आइए जानेंगे और अब नेक्स्ट इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे क्या है आपका। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछिए किससे कहा जाता है? हाइडेस्पीच के युद्ध का नाम से। कहना होगा सिकंदर को पंजाब शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, उसी कारण कहा जाता है इसे हाइडेस्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर का जल सेनापति था निरकायस था। जल सेनापति निरकायस था सिकंदर का। आइए देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश संस्थापक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। गणानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की सहायता की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त के का प्रधानमंत्री बना। नेक्स्ट, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान में बिताया था। चंद्रगुप्त जो है अंतिम समय जो अपना है श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। नेक्स्ट पॉइंट, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई देखिए पुस्तक का नाम इंडिका जो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस से किया। रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध का नाम जो है एपियानस ने किया है। नेक्स्ट है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त जो है सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दान में कर दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हो गई। आइए देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग बिंदुसार के बारे में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अमित्र घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। पूछे किसे जाना जाता है? अमित्र घात के नाम से कहना होगा बिंदुसार को। अमित्र घात का अर्थ शत्रु विनाशक, और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पूछेगा आजीव संप्रदाय का अनुयायी कौन था? कहना होगा बिंदुसार। नेक्स्ट पॉइंट, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार यानी या वरिसार कहा गया है। नेक्स्ट, स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहियों का वर्णन है। विद्रोहों का इस विद्रोह को दबा के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। नेक्स्ट, एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वंश से मदिरा, सूखे अंजनी एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। नेक्स्ट, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। किसको बताया? कितना राज्यों का? 16 राज्यों का बिंदुसार को विजेता जीता है। नेक्स्ट टॉपिक आएंगे अशोक के बारे में।
बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। किसमें मिलता है पूछेगा अशोक का नाम अशोक, तो कहना होगा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। आइए अब आएंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट कहता है पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक वर्धन किस में कहा गया है तो पुराणों में कहा गया। 18 पुराण है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण और कलिंग राजधानी तोसली पर आक्रमण कर दिया था। कब 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नाम का एक राजदूत भेजा था यानी अशोक के दरबार में। नेक्स्ट है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नोट अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। नेक्स्ट है अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। शुभद्रांगी था रखिएगा अशोक की माता का नाम। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। पूछे सर्वप्रथम किसने शिलालेख का प्रचलन करवाया तो कहा गया अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया। 4 लिपि का प्रयोग हुआ है ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। पूछेगा भारत से किस लिपि का अभिलेख मिले हैं तो कहना होगा ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है शिलालेख, स्तंभ लेख तथा गुहा लेख। आइए देखेंगे नेक्स्ट अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फ्लैंथलर ने की थी। सबसे पहले खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फ्लैंथलर ने की। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंस से हुई। खोजा गया 1750 ईस्वी में और सबसे पहली बार पढ़ा था जेम्स प्रिंस से 1837 ईस्वी में पढ़ा था और खोजा गया था 1750 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसने जो है शिलालेख की खोज की तो बोलना होगा पाद्री फ्लैंथलर ने। सबसे पहले किसने पढ़ा तो कहना होगा जेम्स प्रिंसेप ने। आइए जानेंगे अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। पशु बलि निंदा की गई है पहला अभिलेख। दूसरा अभिलेख इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। थर्ड है तीसरा शिलालेख इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है तीसरा अभिलेख में। चौथा अभिलेख इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा अभिलेख शिलालेख इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी जाती है। रखिएगा आत्मनियंत्रण दी गई छठा अभिलेख में। सातवां एवं आठवां शिलालेख इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। किसमें सातवां और आठवां शिलालेख में। नौवां शिलालेख इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है नौवां अभिलेख में। 10वां शिलालेख इसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 10वां अभिलेख शिलालेख में अशोक ने कहा। 11वां शिलालेख इसमें धम्म की व्याख्या किसमें किया गया है तो कहना होगा 11वां शिलालेख में कहा गया है धम्म की व्याख्या। 12वां शिलालेख इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति है एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है 12वां शिलालेख में।
13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में है। 14वां और अंतिम जो कि अशोक का है, 14वां अभिलेख शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। देखिए 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहन किया था। आइए जानेंगे इनके बारे में। देखिए अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या पूछेगा तो कहा जाएगा 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह एक अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। फर्स्ट आपका है प्रयाग स्तंभ लेख। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। नेक्स्ट नंबर 2 है दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। थर्ड है दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी 1872 ईस्वी कार्लायल ने की। पांचवा है लोरिया अरिराज, चंपारण बिहार में। छठा है लोरिया नंदनगढ़, चंपारण में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा गया। क्या कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का छोटा स्तंभ लेख रम्मी देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है अशोक का 7वां सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? कहना होगा 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है अशोक का। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक का सार ए कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य का मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इन चरित्र की काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। नेक्स्ट, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों की चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासन कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय गति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये सब देखिए है आपका मौर्य प्रांत राजस्थानी, उत्तर प्रांत दक्षिण राजधानी है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी है, कलिंग का राजधानी तोसली है, दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णागिरी पाटलिपुत्र। देखिए अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, फर्स्ट देखिए मंत्री है प्रधानमंत्री के द्वारा। 2 पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान। थर्ड है सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान। चौथा है युवराज राजपुत्र को कहते हैं। 5वां है द्वारिक राजकीय द्वार रक्षक। 6ठा है अंतर्वेदी अंतरपुरा का अध्यक्ष। 7वां है समाहर्ता आर्य का समाहर्ता। 8वां सन्निधता राजकीय कोष का अध्यक्ष को बोलते सन्निधता। 9 है प्रशास्ता कारागार का अध्यक्ष को बोलते हैं प्रशास्ता। 10 है प्रदेश कमिश्नर को बोलते हैं। 11 है 4 है नगर का कोतवाल। 12 है व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश। 13 है नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष। और 14 है कामंत्रिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। 15 है मंत्री परिषद अध्यक्ष। 16वां देखिए दंडपाल सेना का सामान एकत्र करने वाले को दंडपाल कहा जाता है। दुर्गपाल दुर्गरक्षक को।
और अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक को अंतपाल कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगा होगा। लुसेंट का हर टॉपिक हर पिलर को पेज बाय पेज हम कराते जाएंगे, ताकि हर कुछ आप आसान तरीके से सभी चीज़ों को सीख सकें और लुसेंट के जीके को पूरा स्ट्रॉन्ग बना के एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। ओके, थैंक यू। फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में। किस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा अभी तक लाइक नहीं कि लाइक करके जो सब्सक्राइब कर ले, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे। ओके, थैंक यू।